हेलो। आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, परमिशन, एडवाइस, रिकमेंडेशन या सजेशन। हेलो, आई एम शमशे। वेलकम बैक टू माय चैनल मको इंग्लिश। आई एम हियर टू हेल्प यू मास्टर द इंग्लिश ग्रामर। तो जब भी हम इन मॉडल्स की बात करते हैं तो क्लियरली इसमें दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। एक वो व्यक्ति है जो कि बाध्य कर रहा है, इजाज़त दे रहा है या सलाह दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसे कि सलाह दी जा रही है, बाध्य किया जा रहा है, उसे इजाज़त दी जा रही है। तो यहाँ पर जो इजाज़त देने वाला व्यक्ति है या बाध्य करने वाला व्यक्ति है या एडवाइस देने वाला व्यक्ति है, वो सोर्स है। वहाँ से हमारे ये सारे मीनिंग्स निकल रहे हैं और वो दूसरे व्यक्ति पर अप्लाई हो रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें रिसीव कर रहा है, इसलिए वो एड्रेसी है। जो भी ऑब्लिगेशन, परमिशन, एडवाइस, रिकमेंडेशन या सजेशन देता है वो स्पीकर है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि जो ऑब्लिगेशन जो होती हैं उसका स्रोत जो होता है स्पीकर स्वयं होता है। स्पीकर स्वयं किसी को बाध्य करता है। कहने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को खुद बाध्य करता है, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी हमारी ऑब्लिगेशन लगाई जा रही है, बाध्यता लगाई जा रही है, तो उसका सोर्स या तो कोई और अथॉरिटी है, अधिकारी तंत्र है, या फिर कोई कन्वेंशन है, रूल है। यहाँ पर कहने वाला व्यक्ति सिर्फ बता रहा है कि ऐसा नियम है, जिस नियम के तहत सामने वाले व्यक्ति को उस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा, उसे मानना ही पड़ेगा और वो इसके लिए ऑब्लाइज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से बाध्य कर रहा है। वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता, उसे इसे मानना ही पड़ेगा। तो ये मीनिंग है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का। जैसे मैं बात करूं, शी मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय मंडे, यू मस्ट अराइव बिफोर 9 और आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। तो जो सबसे पहले सेंटेंस है वहाँ पर स्पीकर किसी लड़की पर बाध्यता लगा रहा है कि उसे मंडे से पहले रिपोर्ट सबमिट करनी ही पड़ेगी, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा, वो बाध्य है ऐसा करने के लिए। फिर सामने वाले व्यक्ति पर बाध्यता लगाई जा रही है कि तुम्हें 9 बजे से पहले आना ही पड़ेगा। और तीसरा है आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। तो मैं अपने खुद पर बाध्यता लगा रहा हूँ, ये बाध्यता मैं अपने आप पर लगा रहा हूँ, किसी और पर नहीं। परंतु यहाँ पर भी बाध्यता कहीं बाहर से नहीं आ रही, कन्वेंशन या अथॉरिटी से नहीं आ रही, इसका सोर्स मैं खुद हूँ, स्पीकर इसका खुद सोर्स है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें स्पीकर खुद बाध्य करता है, चाहे वो किसी दूसरे को, चाहे वो स्वयं को, ऐसी मॉडलिटी को सब्जेक्टिव बोला जाता है और ये स्पीकर ओरिएंटेड होती है। मतलब स्पीकर खुद बाध्य कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को या स्वयं को या किसी तीसरे व्यक्ति को। अगर हमें किसी को प्रोहिबिशन लगाना हो, प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपको इस काम को करने की मनाही है, ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। जब ये मीनिंग कन्वे करना होता है तब हम मस्ट नोट का यूज करते हैं। इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मसंट लिखा जाता है। जैसे मैं कहूँ यू मसंट टच द वायर, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम इस तार को छू नहीं सकते, तो इस चीज़ के लिए आपको मनाही है। इसी तरह से मैं कहूँ कि चिल्ड्रन मसंट ट्रेवल विद स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पर बच्चों को इस बात के लिए मनाही है कि वो अजनबियों के साथ यात्रा नहीं कर सकते, इसमें उन्हें पूरी तरह से रोक है। यहाँ पर मस्ट नोट प्रोहिबिशन का सेंस दे रहा है, पूरी तरह से रोक रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी मेरी ऑब्लिगेशन होती है या बाध्यता होती है वो स्पीकर नहीं लगाता, कहने वाला व्यक्ति किसी को बाध्य नहीं करता, परंतु ये जो बाध्यता होती है ये किसी अथॉरिटी से या कन्वेंशन से या लॉ से आती है, कानून से, तंत्र से या किसी नियम से आती है। यहाँ पर स्पीकर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर वक्ता का किसी तरह से
ऑब्लिगेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो शामिल नहीं है किसी को बाध्य करने में। जैसे हम कहें कि अगर डीन को मान लो कि मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेनी ही होगी, ऐसा रूल है, जो कि कन्वेंशन या रूल से निकलती है, वैसी मोडालिटी को ऑब्जेक्टिव मोडालिटी कहा जाता है। इस तरह की ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन को बताने के लिए हमने मस्ट का यूज किया है। वी मस्ट मेक द अपॉइंटमेंट इफ यू वांट टू सी द डीन। अगर हमें डीन से मिलना है तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर जो मेरी ऑब्लिगेशन है वो ऑब्जेक्टिव है, कन्वेंशन या रूल से आ रही है, खुद को बाध्य नहीं कर रहे हम, परंतु ऐसा नियम है, ऐसा करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मस्ट का यूज किया है। परंतु जहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन की बात की जाती है तब मस्ट का यूज कम किया जाता है। इस तरह की ऑब्लिगेशन को बताने के लिए हैव टू या हैव गॉट टू या नीड टू का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ वी हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट इफ यू वांट टू सी द डीन। वी हैव गॉट टू मेक एन अपॉइंटमेंट if you want to see the dean. We need to make an appointment if you want to see the dean. तो यहाँ पर मैं have to, have got to और need to का उपयोग कर सकता हूँ। और ऐसा ही अक्सर होता है यदि ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन या किसी बाहरी बाध्यता की बात की जाती है तब have to, have got to और need to का ज़्यादा यूज किया जाता है, must का यूज कम है। पास्ट टाइम की ऑब्लिगेशन को बताने के लिए हैड टू का यूज किया जाता है, यहाँ पर मस्ट का यूज नहीं किया जाता। मस्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कहूँ शी हैड टू स्टे टिल 7 yesterday, बाध्य थी वो 7 बजे तक रुकने के लिए कल, तो मैं पास्ट की ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आई हैड टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, जब मैं स्कूल में था तब मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, अनिवार्य थी स्कूल यूनिफॉर्म पहननी। तो यहाँ स्कूल की वर्दी पहनना तब जरूरी था जब मैं स्कूल में था, तब यहाँ पर हैड टू मेरा पास्ट ऑब्लिगेशन को बता रहा है। यहाँ पर पास्ट ऑब्लिगेशन को बताने के लिए कभी भी मस्ट का यूज नहीं किया जाता, मस्ट पॉसिबल नहीं है। ये तो हो गया पास्ट की ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, बाध्यता को बताने के लिए कि ऐसा करना जरूरी था। अगर हम बात करें कि ये बताना हो कि उस समय ऐसा नहीं कर सकते थे, इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी, प्रोहिबिशन था पास्ट में मनाही थी ऐसे काम को करने की, तब हम कुडंट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ वी कुडंट एक्सेप्ट कैंडीज फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, जब हम छोटे थे तब एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे टॉफ़ियाँ अजनबी व्यक्तियों से, तो इस चीज़ की मनाही थी, पास्ट की बात है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अफ्रीकन कुडंट ट्रेवल ऑन ट्रेन्स, तो जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश का शासन था, तब अफ्रीका में अफ्रीकन ट्रेन पर या रेलगाड़ी पर यात्रा नहीं कर सकते थे, ऐसा करने की उनको मनाही थी, प्रोहिबिशन था, अगेन कुडंट आया है। इसी तरह से मैं कहूँ बिफोर 20th सेंचुरी वीमेन कुडंट वोट, 20वीं सदी से पहले औरतों को वोट का अधिकार नहीं था, वोट नहीं डाल सकती थी, उन पर पूरी तरह से मनाही थी। औरतें जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इस तरह की जो प्रोहिबिशन को बताने के लिए मैंने कुडंट का यूज किया है। तो कुडंट भूतकाल की प्रोहिबिशन या मनाही को बताता है, परंतु यहाँ पर मैं वॉजंट या वरंट अलाउड टू का यूज भी कर सकता हूँ। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अफ्रीकन्स वरंट अलाउड टू ट्रेवल ऑन ट्रेन्स। इसी तरह से बिफोर 20th सेंचुरी वीमेन वरंट अलाउड टू वोट, तो यहाँ पर मेरा वॉजंट या वरंट अलाउड टू पॉसिबल है। वॉजंट अलाउड टू तब आता है जब मेरी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, परंतु अगर सब्जेक्ट मेरा बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तब मेरा वरंट अलाउड टू आता है। तो अब हम बात कर रहे हैं लीगल ऑब्लिगेशन की, कानूनी बाध्यता की। वो कानून संविधान हो सकता है, वो किसी जो कंपनी है उसका कानून हो सकता है, उसकी लीगल प्रावधान हो सकते हैं किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के। तो ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए शैल का यूज किया जाता है। जैसे ऑल पेमेंट शैल बी मेड इन कैश, सारे भुगतान नकदी के द्वारा ही करने पड़ेंगे। द कमिटी शैल मीट ट्वाइस ए ईयर,
कमेटी की मीटिंग साल में 2 बार होगी ही होगी, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो कानूनी बाध्यता को बताने के लिए शैल का यूज किया जाता है। इसी तरह से ऑर्डर भी एक तरह का ऑब्लिगेशन है। ऑर्डर भी बाध्य करता है सामने वाले व्यक्ति को। जब हम आदेश देते हैं तब हम उसे कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसको बताने के लिए विल, मस्ट या शुड का यूज किया जाता है। यू विल रिपोर्ट बैक फॉर ड्यूटी बिफोर मंडे। सोमवार से पहले तुम्हें नौकरी पर लौटना ही पड़ेगा। यू मस्ट रिपोर्ट इट टू द प्रिंसिपल। तुम्हें इस बात को प्रिंसिपल को बताना ही पड़ेगा। पैसेंजर शुड प्रोसीड टू गेट 2। तो ये भी एक ऑर्डर है कि जितने भी यात्री हैं उनको गेट नंबर 2 पर आना पड़ेगा। तो ये एक ऑब्लिगेशन को बताने के लिए मैंने विल, मस्ट या शुड का यूज किया है। इसी तरह से जब हम ऑब्लिगेशन को क्वेश्चन करते हैं तो नीड, मस्ट या हैव टू का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ नीड आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या ज़रूरी है मेरे लिए उस अनुबंध को साइन करना। तो रिक्वायरमेंट पूछ रहा हूँ मैं, ऑब्लिगेशन पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी बाध्यता है। मस्ट आई पे नाउ, क्या मुझे भुगतान करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं पूछ रहा हूँ कि नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, ऐसी बाध्यता है। डू आई हैव टू पे नाउ, मस्ट की जगह पर हैव टू का भी यूज कर सकता हूँ। तो क्या मुझे भुगतान करना पड़ेगा भी। तो अगेन मैं बाध्यता के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है, क्या इस तरह की ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। तो अगर पास्ट टाइम की बाध्यता की बात करते हैं तब हम डू की जगह पर डिड लगा सकते हैं। डिड यू हैव टू पे देन, क्या तुम्हें ऐसा भुगतान करना जरूरी था। तो यहाँ पर मैं सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहा हूँ भूतकाल में इस तरह की बाध्यता थी कि तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा ही। तो शैल का यूज भी ऑर्डर्स में किया जाता है, परंतु ये ओल्ड फैशन्ड है। आज की इंग्लिश में इसका यूज नहीं किया जाता और ये बहुत ज़्यादा रौबदार है। ये बिल्कुल प्रतीक है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। ये बहुत सख्त ऑर्डर है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। यू शैल डू एग्जैक्टली आई से, तो इसका मतलब है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना पड़ेगा। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही अराइव्ड लेट, उसे दंडित किया जाएगा अगर वो देरी से आता है। तो ये बहुत ज़्यादा रौबदार भाषा है, इसका यूज नहीं किया जाता और ये इसके साथ साथ ओल्ड फैशन भी है। तो जैसा कि हमने देखा था कि ऑब्लिगेशन के सेंस में मस्ट का यूज नहीं होता है कभी भी। पास्ट टाइम की ऑब्लिगेशन के लिए वहाँ पर हैड टू का यूज किया जाता है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब जनरल रिक्वायरमेंट की बात है, जैसे किसी कोर्स की जनरल रिक्वायरमेंट है, जो भी उस कोर्स में अप्लाई कर रहा है, जो भी उस डिप्लोमा में अप्लाई कर रहा है, उसको कम से कम 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब ये जनरल रिक्वायरमेंट है, ये कोई सिंगल ऑब्लिगेशन नहीं है, एक व्यक्ति एक टाइम पर लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है क्योंकि ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है, ये मेरी सिंगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा, परंतु ऐसी रिक्वायरमेंट सभी समयों पर सभी व्यक्तियों के लिए लागू होती है और ये एक जनरल काइंड है। तो ऐसा पॉसिबल है मस्ट के साथ में। In this series, we are going to cover all of the English modal verbs. Today, we discussed how the obligations are expressed in the English language. The links to all the previous lessons are available in our description box, where you can watch all of them in order to master the modal concept. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.